नमस्कार, एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और एजेंडा में सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कल हुई कार्यवाही के प्रमुख अंश। कल सदन में सुशील कुमार सिंह ने प्रश्नकाल में उपभोक्ता संरक्षण से जुड़ा हुआ सवाल पूछा था। मंगलवार को सदन में जो कामकाज हुआ उसमें सरकार उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचाने का प्रयास कर रही है, ये पीयूष गोयल ने कहा। संविधान 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 विचार और पारित किए जाने के लिए कल पेश हुआ और वो पारित हुआ। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग को न्याय देने की कोशिश, ये डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने। और इस पर बहस हुई। विभिन्न दलों के सांसदों ने विधेयक पर सदन में चर्चा में हिस्सा लिया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि साल 2018 में 102वां संविधान संशोधन आया था, केंद्र ने राज्यों से शक्तियां छीन ली थी। डॉक्टर संघमित्रा मौर्य ने कहा, हम पिछड़े वर्ग की जनगणना कराकर उस वर्ग को उसका हक दिला रहे हैं। टीआर बालू ने कहा, यह विधेयक एक अच्छी शुरुआत है। राजीव रंजन सिंह ने कहा, प्रगति के लिए साफ दिल से काम करना जरूरी। भूपेंद्र यादव श्रम और रोजगार मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विकास इस विचार को बढ़ावा दिया है। वहीं सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा, हमारे देश में संघीय ढांचा खतरे में है। अखिलेश यादव ने कहा, 50% वाले कैप से मंडल कमीशन के मूल सिद्धांत को ठेस पहुंच रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, सरकार का दिल पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं धड़कता। वहीं अनुप्रिया पटेल ने कहा, राज्य मंत्री और वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, पिछड़ी जातियों का आबादी के मुताबिक प्रतिनिधित्व अहम है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा, न्यायालय ने बार बार कहा है कि 50% की सीमा रहनी चाहिए। संविधान संशोधन विधेयक इस तरह से पास हो गया। विधेयक के पक्ष में एक 385 मत पड़े, जबकि विपक्ष में कोई मत नहीं था। राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग संशोधन विधेयक 2021 पारित हुआ। राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग संशोधन विधेयक 2021 भी पारित हुआ। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं वो रिपोर्ट जिसमें आज की कार्यवाही, आज सदन में क्या कुछ खास होने वाला है, देखते हैं। लोकसभा में आज सर्वप्रथम दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इसके बाद प्रश्नकाल के दौरान आज कोयला, वाणिज्य और उद्योग, संचार, रक्षा, विदेश, विधि और न्याय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, रेल तथा अंतरिक्ष मंत्रालय से प्रश्न पूछे जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से आज 3 प्रश्न पूछे जाना सूचीबद्ध है। मंत्रालय से स्टार्टअप्स, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु विनियामक प्राधिकरण का गठन एवं औद्योगिक गलियारे से जुड़े प्रश्न पूछे जाना सूचीबद्ध है। साथ ही संचार मंत्रालय से दूरसंचार क्षेत्र में निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का वर्चस्व, तमिलनाडु में नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या तथा भारत संचार निगम लिमिटेड को 5G स्पेक्ट्रम का आवंटन से जुड़े प्रश्न पूछे जाना शामिल है। सदन की आज की कार्यसूची में सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक 2020 विचार तथा पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। इसके साथ ही नियम 193 के अधीन देश में कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति और उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा भी कार्यसूची में उल्लेखित है।
और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ जो आज मेहमान हैं उनका तारुफ मैं आपसे कराता हूं। मनोज कोटक साहब हमारे साथ हैं। आप नॉर्थ ईस्ट मुंबई से सांसद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आज की चर्चा शुरू करें उससे पहले ये चर्चा करना तो ज़रूरी हो जाता है कि लगातार जो सदन बाधित चल रहा था, एक दिन तो ऐसा गया जिस दिन पूरे दिन सदन चला, और सदन ही नहीं चला, एक काम तो ऐतिहासिक हुआ और कई 3 बिल करीब करीब पारित हुए। क्या कहेंगे आप? सरकार की जो मंशा के ऊपर विपक्ष बार बार सवाल उठाता रहा, मैंने जैसे पहले भी कहा कि इस तरह के हंगामे से कुछ भी साध्य नहीं होता। सदन ये चर्चा के लिए है और सदन ये चर्चा करके देश को एक दिशा देने के लिए होता है। और विपक्ष ने पिछले कई दिनों से हंगामा करके सदन का कामकाज बंद रखा, लेकिन सरकार की मंशा और सरकार की इच्छा शक्ति, जिसमें पिछड़े वर्ग को अपना अधिकार देना, और उस विधेयक के ऊपर जब कल चर्चा हुई तो पूरे विपक्ष ने भी ये माना कि इस विधेयक के अंदर साधक बाधक चर्चा करके हम देश की जनता तक ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत की संसद, ये सभी दल साथ में मिलकर पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण देने की या जिसके उत्थान के बारे में सरकार के जो महत्वाकांक्षाएं है और ये जो बिल था उसके ऊपर तो विपक्ष को चर्चा करनी पड़ी। ये जो कोशिश हुई है, इस कोशिश को हम इसको विस्तार से जरूर आपसे समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ संसद के गलियारे से मेरे सहयोगी प्रतिबिंब शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रतिबिंब, कल सदन चला, 3 बिल पारित हुए, आज महत्व के कई सवाल लगे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? रामवीर जी, आज भी बयार तो चल रही है यहाँ पर बहुत तेज, और ये बयार जो है सदन के भीतर भी पहुँचे, और जिस तरीके से एक लंबे समय के पश्चात, या कह सकते हैं इस मॉनसून सत्र में पहली बार किसी विधेयक पर एक लंबी चर्चा हुई, लंबी बहस हुई। सत्ता पक्ष के माननीय सांसद हो, विपक्ष के माननीय सांसद हो, दोनों तरफ से कल संविधान 127वां संशोधन विधेयक 2021 यानी कि ओबीसी संशोधन विधेयक, उस पर लंबी चर्चा हुई और 30 से ज़्यादा माननीय सांसदों ने इसमें भागीदारी निभाई और दोनों पक्ष की तरफ से बात रखी गई। और उसके बाद मतदान हुआ, और सबसे बड़ी बात यह है कि मतदान में इस बिल के समर्थन में 385 मत पड़े, जबकि इसके विरोध में एक भी वोट नहीं किया गया। कह सकते हैं कि वोटिंग हुई, मतदान हुआ इस विधेयक को पारित करने के लिए, उससे पहले लंबी बहस, लंबी चर्चा हुई, लेकिन किसी भी माननीय सांसद ने इस विधेयक का विरोध नहीं किया। यानी कि अगर किसी एक विषय पर सहमति हो सत्ता पक्ष की या विपक्ष की, तो सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सकती है, या फिर किसी भी विधेयक को लेकर चर्चा हो सकती है, गहन मंथन हो सकता है। और वो कल देखने को मिला एक लंबे समय के बाद, और कह सकते हैं इस मॉनसून सत्र में पहली बार ऐसा हुआ है। और आज भी एक विधेयक सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक 2020 आज सूचीबद्ध है सदन की कार्रवाई में। इसके अलावा प्रश्नकाल में यूं तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न माननीय सांसदों के द्वारा अलग अलग मंत्रियों से पूछे जाने हैं, लेकिन न्यायालय से जुड़ा हुआ, यानी कि विधि और न्याय से जुड़ा हुआ जो है एक नहीं बल्कि 3 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें न्यायालयों में जो बैकलॉग है, जो लंबित मामले पड़े हैं, वो बड़ी संख्या में लंबित मामले पड़े हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 करोड़ 20 लाख से अधिक ऐसे केस हैं जिनकी अभी सुनवाई तक नहीं हुई है, मामले लंबित हैं, जिसमें से 60 लाख तो केवल पिछले 5 वर्षों में ही आए हैं। यानी 5 वर्षों में 60 लाख एक लंबी जो है कह सकते हैं संख्या है लंबित पड़े मामलों की। और लंबित क्यों पड़े हैं मामले? क्योंकि अनुपात, जो कि यहाँ पर पूछा भी गया है, न्यायाधीश जनसंख्या अनुपात के विषय में भी माननीय सांसद संबंधित मंत्री से प्रश्न पूछने वाले हैं प्रश्नकाल में, कि न्यायाधीश और जनसंख्या अनुपात जो है वो उसमें एक बहुत बड़ी खाई है, और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट समय समय पर अपनी टिप्पणी कर चुका है, नाराजगी जता चुका है, चिंता जता चुका है। और ये कॉलेजियम की सिफारिशों के बावजूद भी विभिन्न उच्च न्यायालयों में अभी न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं हो पाई है, उसको लेकर
कई बार चिंता जता चुका है सर्वोच्च न्यायालय। तो ये एक महत्वपूर्ण मामला है, क्योंकि कहते हैं कि अगर किसी को न्याय मिलने में देरी होती है, समझ लीजिए उसे न्याय ना मिलने के बराबर मिला ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं पैदा हो रही है और ये महत्वपूर्ण प्रश्न आज विधि और न्याय मंत्री से पूछे जाने वाले हैं। इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर से भी एक महत्वपूर्ण सवाल है संचार मंत्री से। दूरसंचार क्षेत्र में निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का वर्चस्व है, इसको लेकर सवाल है। और हमने देखा कि पिछले दिनों और पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने इसको लेकर काफ़ी कोशिश की, प्रयास किया, और उन्होंने MTNL और BSNL के रिवाइवल को लेकर बहुत बड़े कदम उठाए। लेकिन अभी भी स्थिति में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आ रहा है और इसको लेकर प्रश्न पूछा जाने वाला है माननीय मंत्री से। क्या प्रश्न का उत्तर होता है, ये महत्वपूर्ण होगा। और सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि कल जिस तरीके से विधेयक पर चर्चा हुई, चर्चा के बाद वोटिंग हुई, मतगणना हुई और ये विधेयक पारित हो गया मतदान के बाद, आज भी क्या प्रश्नकाल चल पाता है, विधेयक पेश किया जाता है, उस पर चर्चा हो पाती है या नहीं हो पाती है। क्योंकि बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका प्रतिबिंब, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और हम इस चर्चा को विस्तार से अपने मेहमान के साथ आगे बढ़ाएंगे। एक बात हम जरूर साथ में जोड़ना चाहेंगे, जो एक सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो बात आपने कही थी वो महत्व की बात ये है कि आरक्षण को लेकर और ख़ास तौर पर जो पिछड़ा वर्ग है उसकी जो पॉपुलेशन है, उनकी आबादी कितनी है, उसकी जनगणना को लेकर के केंद्रीय स्तर पर पहल करने की बातें भी उठती रही थी। लेकिन अब जो है मसला यहाँ तक आ पहुँचा है कि राज्यों को जो रिबेट दी गई है वो कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन पीछे चला था, हरियाणा में जाट आंदोलन चला था, और ये चीज़ें राज्य की पाले में डालने से शायद फेडरल स्ट्रक्चर की भी बात जो हो रही है कि वो मजबूत होगा और ज़्यादा ताकत मिलेगी उसे, वगैरह वगैरह कई बातें निकली हैं। देखिए, सरकार की इच्छा इसमें ऐसी है कि भारत ये विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है और हर राज्य में अपना एक पिछड़ा वर्ग है। जो कर्नाटका में है वो महाराष्ट्र में नहीं होता, जो महाराष्ट्र में पिछड़ा वर्ग है वो मध्य प्रदेश में उन जातियों का समावेश नहीं होता। बिल्कुल यूनिवर्सल फॉर्म में अगर पूरे यूनियन ऑफ इंडिया को देखेंगे तो हर एक राज्य की अपनी अपनी प्राथमिकता है, हर एक राज्य में अपना अपना एक जातियों का समूह है जो दूसरे राज्यों में नहीं पाया जाता। और इसके मद्देनजर इस बिल की विशेषता ऐसी है कि राज्यों को अपना अधिकार मिलेगा। राज्य कई समय से ये डिमांड कर रहे थे और राज्यों को अपना अधिकार मिलने के बाद राज्य अपनी जनगणना के आधार पे जातियों के समूह का वर्गीकरण कर सकेंगे, उनका डिवीजन कर सकेंगे और उसका वर्गीकरण करने के बाद में हर एक राज्य अपनी प्राथमिकता तय कर सकता है। और लेकिन इसके चलते न्यायालय से किसी तरह की कोई किसी तरह की चुनौती नहीं आने जा रही है, इसको भी हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक जो बड़ी बात है वो लोकसभा अध्यक्ष की जो पहल है संसदीय प्रक्रियाओं को और ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए, वो एक बड़ी पहल ये आई है कि प्रश्नों का जो चुनाव है अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर ये संसद सत्र के दौरान प्रश्नकाल में उठाए जाने वाले जो सवाल हैं उन सवालों के चुनाव की प्रक्रिया को और भी ज़्यादा पारदर्शी बनाया गया है। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में अब सवालों का चुनाव करते वक्त सचिवालय के अधिकारियों के साथ सांसद की उपस्थिति को अनिवार्य बनाया गया है। 11 अगस्त 2021 के प्रश्नों का चुनाव कूच बिहार से सांसद निशिथ प्रामाणिक और राणाघाट से सांसद जगन्नाथ सरकार की उपस्थिति में किया गया। तारांकित प्रश्नों के चुनाव के लिए 209 सांसदों के कुल 503 सवाल आए। अतारांकित प्रश्नों के चुनाव के लिए 226 सांसदों के कुल 660 सवालों को शामिल किया गया। सवालों का चुनाव कंप्यूटर द्वारा रैंडम नंबर जनरेशन सिस्टम द्वारा किया गया है। ये जो एक प्रक्रिया अपनाई गई है, ये प्रक्रिया लोकतंत्र को और ज़्यादा सशक्त बनाएगी, ये माना जाता है। और लोकतंत्र के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया जो है अगर वो आगे बढ़ती है
तो लोकतंत्र भी आगे बढ़ता है और ये सुधारात्मक प्रक्रियाओं के चलते ही लोकतंत्र और ज़्यादा सशक्त होगा, और ज़्यादा सशक्त होगा, और ज़्यादा वो जो संसदीय प्रक्रियाएं हैं द्रुत गति से और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ सकेंगी। तो ये एक बड़ी बात है कि प्रश्नकाल जो है वो सदन की कार्यवाही में कितना अहम होता है, वो भी एक बात साथ में है। पहले ये माना जाता रहा है कि प्रश्नकाल के दौरान जो सवाल उठाए जाते थे संबंधित मंत्रालय उनका जवाब या तो देते थे या नहीं भी देते थे, लेकिन अब ये प्रक्रिया जो है धीरे धीरे तेजी से आगे बढ़ रही है। ये एक संसदीय प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो माननीय लोकसभा अध्यक्ष की पहल थी, उसको लेकर ये एक ऐसी बात थी जिसको यहाँ रखा जाना ज़रूरी है। अगर हम जिस चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे थे, आरक्षण को लेकर के जो कल बिल पास हुआ, राज्यों को जो अधिकार दिया गया कि वो अपने राज्य के अंदर कितनी कौन कौन सी जातियां हैं, किन किन को फैसिलिटेट करना ज़रूरी है, ये राज्यों को अधिकार दिया जाता है। तो इसमें दो बातें जिज्ञासावश मेरे ध्यान में आ रही हैं। सिर्फ मैं चाहूँगा कि उन्हें आप जो है मेरी जिज्ञासा भी दूर कर देंगे और देशवासियों की भी जिज्ञासा दूर हो जाएगी। एक तो कैप है 50% की। वो जो कैप है, हालांकि तमिलनाडु जैसे राज्य में और एक आधे राज्यों में उसको कैप को हटाया गया है। क्या उस कैप को हटाया जाएगा तब इस चीज़ को आगे बढ़ाया जा सकेगा, या इसी में कुछ करना संभव हो पाएगा? निश्चित ये सब करने से पहले सबसे पहला जो इसका कदम है वो जातिगत गणना करना। ठीक। और गणना न होने के कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन बरसों से आ रहे थे। अब इस बिल के कारण राज्यों को अधिकार मिला है, वो जनगणना कर पाएंगे, और जनगणना जातिगत होने के कारण ये जातियां आइडेंटिफाई हो जाएगी। और जहां तक ये कैप का मामला है या कैप की बात है, तो एक बार अगर गणना सामने आ जाएगी तो उसके बाद के निर्णय लेने के लिए भी संसद सक्षम होती है। बिल्कुल। लेकिन एक संशोधन और सही, अदालत नहीं, वैसा नहीं, अदालती जो इसके मामले में टिप्पणियां या जो केस के जजमेंट आए हैं, इन सभी को ध्यान में रखते हुए हर एक राज्य ने अपनी प्राथमिकता को तय करना है। और राज्यों ने प्राथमिकता तय करने के साथ साथ मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने पिछले दिनों 27% ओबीसी और 10% ईबीसी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को भी उन्होंने अब जोड़ा है कि जो सवर्ण वर्ग के अंदर आर्थिक रीते पिछड़ा जिनका है, उन सभी को भी एडमिशन से लगा के इन सभी मामलों के अंदर धीरे धीरे अपना हक मिलेगा, जिसके कारण ये सभी रिजर्वेशन का मतलब असमानताएं खत्म करना होता है। ये सभी रिजर्वेशन का मतलब जो पिछड़े हुए वर्ग है उनको न्याय देना होता है। और प्रधानमंत्री एक तरह से आर्थिक और सामाजिक दोनों आधारों पर जो कमजोर वर्ग है उन सबको सरकार जो है उनका सहयोग करने के लिए आगे आई है। नहीं, सबसे पहली बात तो ये होती है ना कि आर्थिक रीत से भी जो अक्षम्य है, जिसको आर्थिक पिछड़ापन है जिनके पास, उस गरीब वर्ग को भी अपने कंपटीशन में मौका मिलना चाहिए, उसको भी अपना सहभाग मिलना चाहिए। संघ राज्य की जब कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने भी जिस तरह से संविधान का निर्माण किया था, उस वक्त पे भी ये सोच बनी थी कि जातिगत आधार के ऊपर अगर रिजर्वेशन दिए जाए तो इन जातियों को अपना हक मिले और वो भी समान अपनी डेवलपमेंट के अंदर अपना हिस्सा पा सके। उस पीछे का ये जो मकसद था, आज़ादी के इतने साल के बाद अब 10% ईबीसी भी देना, ये उसी बात का। कल एक कुछ सवाल लगे थे किसानों के मसले में, तो उसमें एक सवाल था बड़ा अच्छा कि किसानों का भी वर्गीकरण किया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ किसान तो हैं कि नाना पाटेकर भी खेती कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन भी खेती कर रहे हैं, और कुछ सेलिब्रिटी भी खेती कर रहे हैं, और कुछ बहुत बड़े किसान हैं, बहुत अच्छे किसान हैं, जिनकी स्थिति देश को टैक्स के रूप में कंट्रीब्यूट करने तक की भी है, खेती से भी। क्या आपको नहीं लगता कि जो ये कहा जाता है कि 52% ओबीसी देश के अंदर है, इस ओबीसी की आबादी में भी किसी क्लासिफिकेशन की ज़रूरत लगती है? क्योंकि वहाँ कुछ जातियाँ ऐसी हैं जो बहुत सशक्त हैं, कुछ राज्यों में तो डोमिनेट करती हैं। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता है कि उसकी वजह से पता चला कि वहाँ जो आर्थिक रूप से भी पिछड़े हैं और ओबीसी भी हैं, ऐसे लोगों को अलग करना और जो सबल हैं उनको अलग करना, कुछ ना कुछ वहाँ भी एक जस्टिस करना ज़रूरी हो जाएगा?
देखिए, क्रीमी लेयर की संकल्पना उसी को लेकर आई थी और उस क्रीमी लेयर की संकल्पना को भी आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई तब हुआ है। इसलिए इस चीज को प्रमाण लेकिन लेयर बनी हुई है अभी भी। हाँ, प्रमाण माप अगर हम मानकर चलेंगे तो किसान हो या पिछड़ा वर्ग हो, सभी में इस बात को भी देखना चाहिए। और ये सोशल बैलेंसिंग है कि जिनके अधिकार, जिनके लिए कानून बनते हैं, उनको वो अधिकार का फायदा मिले, बिल्कुल, उनका सामाजिक उत्थान हो, उनका आर्थिक उत्थान हो और उनको सरकार की जो योजनाएं है या शिक्षण के जो परिमाण है इसके अंदर अपना शेयर मिले और उसके बाद में एक सशक्त समाज का निर्माण हो। हम सभी ने इस व्यवस्था को माना है। आजादी के इतने वर्षों के बाद सभी राजकीय दलों ने मिलकर सामाजिक उत्थान की बातों को किया है, लेकिन उसको अमलीकरण का जामा पहनाने का काम ये केवल नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ओबीसीज में भी क्या ये नहीं होगा कि जो सशक्त हैं ऑलरेडी या फिर जो अभी भी जो सशक्त हो चुके हैं सुविधाएं प्राप्त करने के बाद, जिसको आप क्रीमी लेयर कह रहे हैं, उस लेयर को आमतौर पर बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं किया गया है और उसे छोड़ने की दिशा में भी लोग खुद से छोड़ने के लिए आगे नहीं आते हैं कि ये गैस का सिलेंडर है और इसकी सब्सिडी मैं चलो छोड़ देता हूँ। ऐसा नहीं होता। देखिए, समाज की मानसिकता को बदलने का काम करना पड़ेगा। आपने गैस के सिलेंडर का एक उदाहरण दिया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पे जिनके पास साधन संपन्न लोग थे उन्होंने गैस के सिलेंडर लाखों ने छोड़ी है। यही समाज के इन सभी वर्गों को ये समझना पड़ेगा कि उनके छोड़ने से किसी गरीब का फायदा होगा, अगर उनके ये ना लेने से किसी वंचित को इसका लाभ मिलेगा, तो ये सोसाइटी का मानसिकता, एक सोसाइटी का बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होगा। जो 10% ईबीसी दिया गया है ये उसी दिशा में जा रहा है। 27% ओबीसी और 10% ईबीसी को साथ में लाकर एक ऐसे समाज का निर्माण करना कि जिसमें समाज के सशक्त वर्ग ये समझे कि आरक्षण का फायदा मेरे ही जाति के पिछड़े हुए उस भाई के लिए है या उस बहन के लिए है जो इससे वंचित है। लोहिया जी कहा करते थे, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वो समय करीब करीब आ गया है। बिल्कुल, हम उस दिशा में समाज जा रहा है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार उसी दिशा में सारे कदम उठा रही है और उसमें समाज के सभी वर्गों का साथ और समर्थन इसीलिए प्राप्त होता है कि जिनके कारण, जिनके लिए ये संविधान में प्रक्रिया की गई है, अब वो उनकी भागीदारी वहाँ पे संभव हुई है। बिल्कुल। हम आज के कामकाज की तरफ चलें। आज के कामकाज को लेकर के कई मंत्रालयों से सवाल लगे हुए हैं। कोयला मंत्रालय से भी सवाल लगे हुए हैं। कोयला मंत्रालय में श्रमिकों की सुरक्षा ये बड़ा मुद्दा है और भारत में जितना बड़ा है दुनिया भर में ये उससे भी बड़ा है। हर साल करीब 8 लाख श्रमिकों की मौत जो है वो कोयला खदानों में हो जाती है। भारत की बात पिछले 2016 और 19 के बीच में 417 से ज़्यादा मजदूर ये मारे गए थे और उसकी वजह से बहुत सारे परिवार एक तरह से उजड़ जाते हैं। इसको लेकर के क्या संभावनाएं हैं? इसको लेकर के क्या, एक तो ये है कि उनके कल्याण, उनके परिवार कल्याण से जुड़े मसले हैं, उनको प्रायोरिटी पर लिया जाए। किस तरह से देखेंगे? देखिए, कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूर के सुरक्षा और सुरक्षा के साथ में जरूरी है उनका स्वास्थ्य, क्योंकि वो जिस कंडीशन में काम करते हैं वहाँ पे उनको अलग अलग तरह की बीमारियाँ होती हैं। बिल्कुल। इन सभी को साथ में मिलाकर हम देखेंगे तो इस सरकार के दौर में इन सभी चीज़ों के ऊपर महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया, न केवल सुरक्षा के ऊपर लेकिन उसके स्वास्थ्य के संबंधित जो भी आवश्यक कदम उठाने थे वो सरकार ने उठाए। निश्चित इस सवाल से और दिशा तय होगी कि कोयला के खदान के जो मजदूर है उनके जो एक्सीडेंट की बात आपने कही, उसके साथ साथ सबसे बड़ा मसला जो है वो उनके स्वास्थ्य को लेकर है। एक कोयला मजदूर अगर काम करता है उस क्षेत्र में तो उसके परिवार को निश्चित सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनको लॉन्ग टर्म फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि लंबे समय के बाद उनका स्वास्थ्य खराब होने का जो खतरा बना रहता है, जिसके कारण परिवार उजड़ भी जाते हैं, तो निश्चित सरकार उसके बारे में संजीदगी से विचार कर रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से सवाल लगे हैं, स्टार्टअप्स को लेकर के सवाल लगा है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विनियामक प्राधिकरण के गठन को लेकर सवाल लगा है, औद्योगिक गलियारा कॉमर्स जो कॉरिडोर है उसको लेकर सवाल लगा है। 38,815 स्टार्टअप्स जो हैं वो काउंट किए गए।
ये संख्या अभी पर्याप्त नहीं है इतने बड़े देश के लिए। बिल्कुल, इसमें बहुत कुछ करना बाकी जो है। इकोनॉमिकल रिवाइवल आप देखेंगे कि इस पेंडेमिक कोरोना जैसे महामारी के दौर में भी एफडीआई का निवेश बढ़ने के कारण, बिल्कुल नए स्टार्टअप शुरू होने के कारण बिल्कुल एक इकोनॉमी का बूस्ट आप देखेंगे तो जीएसटी का कलेक्शन रिकॉर्ड हो रहा है। पिछले 2 महीने का आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए। बिल्कुल ये सभी बातें उस बात को बताती है कि इन सभी के अंदर जिस तरह से सरकार ने अर्थतंत्र को संभाला, पेंडेमिक के इस दौर में बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जब चरमरा गई तो उस वक्त पे भारत जैसे विकासशील देश की अर्थव्यवस्था को इस तरह से संभालना, देश में स्टार्टअप का निर्माण हो, देश में स्टार्टअप अच्छे तरीके से चले, ये स्टार्टअप न केवल युवकों को रोजगार देने का काम करते हैं लेकिन इकोनॉमी को भी बूस्ट करने का काम करते हैं। और जिस तरह की इकोनॉमी हम संभाल रहे हैं, जिस तरह के 130 करोड़ के देश में सभी को एक साथ में मौका देना, स्टार्टअप लोग बनाए, और आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूनिकॉर्न्स हैं बिल्कुल जिसके अंदर बहुत सारी नई कंपनियां इस तरह से बनी और रातों रात युवकों में, लोगों में इसकी लोकप्रियता बढ़ी। बिल्कुल। और इसके कारण युवकों का आत्मविश्वास बढ़ता है। एक यूनिकॉर्न ये परिचायक होता है देश की अर्थव्यवस्था का, बिल्कुल, बिल्कुल। जिसके कारण कई लाखों युवक को प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल। और सभी स्टार्टअप के इस वातावरण में, आप मुक्त अर्थव्यवस्था की जब हम बात करेंगे बिल्कुल तो एक वातावरण बनाना जरूरी होता है, इनको बैंकिंग सपोर्ट देना जरूरी होता है, और सबसे बड़ा जरूरी होता है कि इसको सरकारी रेड टेपिज्म से बचाया जाए। बिल्कुल मोदी जी की सरकार ने युवकों को ये मौका दिया। स्टार्टअप की इस तरह की जो गतिविधियां देश में बढ़ी है तो उसके पीछे निश्चित सरकार की दृढ़ मानसिकता है कि ये स्टार्टअप बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था को फायदा मिलता है। बिल्कुल। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जैसे ही हम वापस आएंगे कई और सवाल हैं और मनोज जी हमारे साथ हैं, इसलिए उनका जवाब भी तय है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका एजेंडा में। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। मनोज कोटक हमारे साथ हैं, माननीय सांसद हैं आप उत्तर पूर्व मुंबई से, और हम यहाँ पर चर्चा को दूरसंचार मंत्रालय जो है उससे कई सवाल पूछे गए हैं। दूरसंचार क्षेत्र में निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का वर्चस्व, इसे लेकर एक सवाल है। तमिलनाडु में नेटवर्क कनेक्टिविटी को लेकर एक सवाल है, और 5G स्पेक्ट्रम के आवंटन को लेकर भी एक सवाल है। बात ये कही गई है कि भाई निजी दूरसंचार सेवाएं जो हैं वो एक तरह से उनका वर्चस्व कायम हो रहा है। हो रहा है। जो सरकारी जो सेवा है, जो BSNL है, निजी सेवा प्रदाता उसको टक्कर ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो मैदान से धीरे धीरे बाहर हो रही है। अच्छा होता कि वो बेटर परफॉर्मेंस करती तो। देखिए, ऐसा है कि हमको एक चीज़ को समझना चाहिए कि BSNL और MTNL इसकी सर्विस सबसे पहले गांव में पहुंचती है। ठीक। किसी भी जो विकासशील देश होता है उसके लिए आवश्यक होता है कि वो अपने छोटे से दूर दराज के इलाकों को भी संचार के साथ में जोड़े, और ये काम बखूबी BSNL और MTNL ने बरसों तक किया है। उसका एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होने के बाद में वो बरसों तक छोटे छोटे गांवों को भी कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़े रखता है। जब हम ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं तो प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट कंपनियां अपने आप में अपनी एक ताकत लेके मार्केट में उतरती है। बिल्कुल। लेकिन आज भी दूर दराज के इलाकों को देश के साथ में कनेक्ट कर जोड़े रखने का काम ये केवल BSNL और MTNL कर रहा है। बिल्कुल। और जिसको सक्षमीकरण के बार बार प्रयास सरकार के द्वारा किए जाते हैं। सरकार की प्राथमिकताएं जिन क्षेत्र के अंदर कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ पहुँचाने की है, और निश्चित जब एक मार्केट बन जाता है तो उस मार्केट के अंदर बड़े शहर हो, बाकी सारी चीज़ें हो, तो ये प्राइवेट प्लेयर अपना काम करते हैं। लेकिन आज भी सरकार छोटे गांवों के अंदर BSNL और MTNL के नेटवर्क को पहुंचाने का काम कर रही है, और जिसके कारण वो गांव हमारे साथ में जुड़े रहते हैं। बिल्कुल। एक सवाल जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री से पूछा गया है, आयुध निर्माणियों को लेकर के सवाल है, और साथ में युद्ध संबंधी इतिहास को लेकर के शशि थरूर का सवाल है। वो ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर युद्ध को बीते हुए 5 साल हो गए हैं तो क्या सैन्य अधिकारी उस युद्ध के बारे में कोई किताब लिख सकता है, उसका इतिहास लिख सकता है? इसका सवाल, इसका जवाब क्या आएगा, ये
देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। शशि थरूर जी की क्या इच्छा है वो तो उनके सवाल से झलकती है। सरकार और मंत्री इच्छा क्या इतनी ही है कि देश के लोग जो हैं उस युद्ध के बारे में विस्तार से जानें? नहीं, ऐसा नहीं होता है कि हमने कारगिल के और उस सभी युद्धों में देखा है कि कुछ कुछ पत्रकारों की भूमिकाएं भी संदिग्ध होती है। हमें ये समझना चाहिए कि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुए मामले हैं और इसको कितना उठाना चाहिए कि जिसके कारण युद्ध की स्ट्रेटजी या दुश्मन देश को पता न चले। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मंत्री जी उसका जवाब तो देंगे, लेकिन थरूर जी ने जो सवाल किया उसके बारे में तो वो अच्छे तरीके से बता सकते हैं। विदेश मंत्रालय से जुड़ा एक सवाल है जो एनआरआई हैं उनके टीकाकरण को लेकर के, कितना महत्वपूर्ण विषय है? ये सवाल काफी महत्वपूर्ण है। जब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने 50 करोड़ का अंक पार किया है, बिल्कुल, और 50 करोड़ भारतीयों को हमने टीकाकरण के माध्यम से सुरक्षित बनाया है। टीका ही देश में कोरोना के संकट को टाल सकता है, लेकिन उसके साथ साथ में जो नागरिक अन्य अन्य कामों से भारत में बसे हुए हैं, जो विदेश के नागरिक रहते हैं, एनआरआई रहते हैं, आते जाते हैं, अपने निजी कामों से आते हैं, कोई सरकारी कामों से आता है, उस वक्त पे उनको भी ये टीकाकरण का लाभ मिले, जिनके कारण वो तो सुरक्षित रहे लेकिन उनकी वजह से हमारा देश भी सुरक्षित रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो निश्चित सरकार की ये बहुत बड़ी पहल है कि जिसके कारण पासपोर्ट दिखाकर आप अपने कोविन पे अपने आप को रजिस्टर करके आप भी टीके का लाभ पा सकते हो। अगर लंबे समय तक आप हिंदुस्तान में रहने वाले हो तो निश्चित आपको भी टीका लगे, जिससे हमारा देश सुरक्षित रहे। प्रधानमंत्री जी की इस भावना का हम स्वागत करते हैं और ये सरकार की जो पहल है, जिसके कारण हम जिस तेजी से आप देखेंगे तो दिसंबर तक हम 100 करोड़ के पार का लक्ष्य पार कर जाएंगे। पूरे देश में टीकाकरण की जो लहर प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद चली है, तो जिसके कारण आप देख रहे हैं कि एक्सपर्ट्स अपनी अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन टीकाकरण भी उतनी ही गति से चल रहा है जिसका लाभ हमारे देश के नागरिकों को मिल रहा है। बिल्कुल। बड़ा सवाल विधि और न्याय मंत्रालय से है और ये सवाल बहुत पुराना है जो न्याय कोर्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है। वो ये है कि इनके यहाँ जो बैकलॉग है, जो पेंडिंग केसेस की संख्या है, एकदम मोटा आंकड़ा तो बोल दिया जाता है कि ये 3 करोड़ से ज़्यादा है। अकेले 70,000 के आसपास तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केस हैं। ऐसे में जो हमारे रिपोर्टर भी कह रहे थे कि न्याय अगर देर से मिला तो फिर वो न्याय ही नहीं है, जो कहावत भी है उसके लिए। लेकिन ये एक बड़ी बात तो है और बड़ा सवाल है। वो लोग जिनके ऊपर बीतती है वो शायद उस पीड़ा को ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। देखिए, डिलेड जस्टिस इज जस्टिस डिनाइड। बिल्कुल, ये जो कहावत है, इसको दूर करने के लिए सरकार जो कदम उठा रही है उसके बारे में जानकारी मंत्री जी इसके जवाब में देंगे। लेकिन सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए बनता है कि भारत जैसे इतनी बड़ी आबादी के देश में जो कोर्टों की संख्या है, जिस तरह के अदालतों की संख्या है, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। बिल्कुल, जजेस पर्याप्त मात्रा में नहीं है। हमने लोक अदालत के प्रयोग किए जिसके अंदर इन सब केसों का निपटारा हो सके, लेकिन तहसील से लगा के जिला मुख्यालय तक आप अलग अलग जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्था में जो अदालतों में मामले फंसे हुए हैं उसका बैकलॉग काफी बड़ा है। बिल्कुल। और अलग अलग जजेस की नियुक्तियां करना, अलग अलग समय पे जुडिशरी सिस्टम को इंटैक्ट रखना, न्याय प्रणाली के अंदर देश के नागरिकों का विश्वास कायम रहे, इसलिए जजमेंट भी अच्छे तरीके से आने चाहिए। और इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए अदालतों की संख्या को बढ़ाना, जजेस की संख्या को बढ़ाना और जल्द से जल्द वो कोर्ट में केसों का निपटारा करे, इस तरह की व्यवस्था को खड़ा करना। टेक्नोलॉजी का युग है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना। पहले के जमाने में आप रजिस्टर में हाथ से केसेस और नंबर वगैरह लिख के वहाँ पे तारीखें मिल जाती थी, अब वो ऑनलाइन हो चुका है। बहुत सारे बदलाव जुडिशरी सिस्टम में आए हैं। देश की जनता का विश्वास न्याय प्रणाली में टिका रहे, इसलिए बार बार इस न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करना ये सरकार की जिम्मेवारी, और सरकार अच्छे तरीके से इस काम को मैंने कुछ लोगों को ये कहते देखा है कि अजी कोर्ट में जाएंगे तो बहुत देर लग जाएगी, कोर्ट में जाएंगे तो जिंदगी बीत जाएगी, ऐसा बोलते हैं लोग। ऐसा बोलना ये मैसेज ठीक नहीं है। नहीं, ये मैसेज तो ठीक नहीं होता, लेकिन जिस तरह से सुधार और बदलाव आए हैं, नए कोर्ट की इमारतों का निर्माण करना, अलग अलग दिशा में जजेस और बेंच को बनाना और इनकी नियुक्तियां करना, ये सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। और पिछले समय के मुकाबले में जब आपने ये कहावत सुनी होगी
तो वो पिछले समय में सुनी होगी। अब के समय में इन सभी कोर्टों के अंदर न्याय को फास्ट करके फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण करना, अलग अलग केसेस अभी का प्रतिदिन निपटारा कह करना। रहे थे कि पिछले 5 साल में ही 60 लाख मुकदमे जुड़े हैं, जो बैकलॉग में जुड़े हैं। आबादी बढ़ने के कारण, आर्थिक उत्थान होने के कारण, इन सभी चीज़ों में आप देखेंगे तो बहुत सारे केसेस इस तरह से बनते हैं। 60 लाख केसेस जुड़े हैं, उसके सामने आप जितने केसेस का निपटारा हुआ ये भी आंकड़े देख लीजिए। और इनके आंकड़ों को देखते हुए व्यवस्थाओं का निर्माण करा, नए कोर्ट के बिल्डिंग का निर्माण करना, अलग अलग जजमेंट आए, इस उन जजमेंट के ऊपर अभ्यास करने के लिए ग्रुप को बनाना, बिल्कुल। इन सभी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो न्याय प्रणाली के ऊपर भारत की जनता का विश्वास रहे। इस तरह भारत के संविधान में ग्राम न्यायालय का जिक्र है, और जो विलेज कोर्ट है, अगर आप ग्राम न्यायालय इस्टेब्लिश कर देते हैं देश में, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये 3 करोड़ मुकदमे जो हैं, इनमें से 80% मुकदमे जो हैं वो तुरंत, मतलब कुछ दिन में शॉर्ट आउट हो जाएंगे? बिल्कुल, जो न्याय व्यवस्था हमारी बनी है उसको डिसेंट्रलाइज अगर किया जाए। इन न्याय व्यवस्था के अंदर पंचायतों का भी निर्माण इसलिए हुआ, पंचायत के अंदर भी बहुत सारे मामलों का निपटारा हो जाता है। अब गांव स्तर के ऊपर बहुत सारे केसेस तो अपने खेत की बाउंड्री को लगाकर होते हैं, बहुत सारे केसेस छोटी छोटी बातों को लेकर होते हैं। इन सभी का निपटारा तो पंचायत मुझे स्तर पे हो महाराष्ट्र जाता का है। एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। यूएनओ में भी इस समिति को अप्रिशिएट किया गया, अवार्ड किया गया। तंटा मुक्ति समिति करके वहाँ पर एक कमेटी है जो हर गांव में होती है, और अगर गांव में 2 लोगों के बीच किसी भी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा विवाद हुआ है तो इस समिति के पास वो लोग जाते हैं, और इस समिति का पूरा काम होता है कि ये उस मामले में उस विवाद को शॉर्ट आउट करे, आपस में जो भी कुछ लेन देन है उसको कुल मिला करके केस को वहाँ फाइनल तक पहुँचाए कि ये निपट गया, निपटान करे। बहुत सारे पूरे भारत में इस तरह के प्रयोग नहीं है। बहुत सारे गांव में आप देखेंगे, महाराष्ट्र का उदाहरण आपने दिया, ऐसे ही अन्य अन्य प्रदेशों में अपनी अपनी व्यवस्था है। और ग्रामीण स्तर के ऊपर ग्रामीण बुजुर्गों की सूझबूझ के कारण भी बहुत सारे मामले निपट जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो अदालत लेकिन तक आप उसे आता है, कंसीडर करें तभी ना। अब जो अदालत तक आता है, हाँ। उन मामलों को निपटाने के लिए अदालती व्यवस्था को मजबूत करना ही उसका प्रयास। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायत की व्यवस्था करीब 36-37 साल पहले उसको खत्म कर दिया गया, और उसको अभी जो है, जब कोर्ट ने पूछा कि क्या आप इसको लागू करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आप बताइए, तो हलफनामे में तो यही कहा गया कि गांव के लोग न्याय नहीं कर सकते। तो उसका जैसे तैसे करके वो अभी होल्ड पर है, जहां तक मेरी जानकारी है। यानी उत्तर प्रदेश में पंचायत, न्याय पंचायत काम नहीं कर रही है, एक्टिव नहीं है। यहाँ पर 18 लाख से ज़्यादा मुकदमे बैकलॉग हैं। बिहार में ये काम कर रही है, यहाँ पर 4 लाख से के आसपास मुकदमे बैकलॉग हैं। अब बिहार और उत्तर प्रदेश का जो क्राइम टेंडेंसी है वो करीब करीब बराबर सा है, परंतु एक सिस्टम होने से ये इतना बड़ा गैप आ जाता है। देखिए, निपटारा होने के बाद ये फिर ऊपर की अदालतों में आया कि नहीं आया, वो पिटीशन आगे फाइल हुई कि नहीं हुई, इन सभी चीज़ों को देखना पड़ेगा। और सभी के अंदर सुदृढ़ न्याय व्यवस्था करने के लिए ऊपर से लेकर नीचे तक न्याय प्रणाली को सक्षम करना, न्याय अच्छे तरीके से हो, उसके लिए जजेस को इंफ्रास्ट्रक्चर देना, ये बहुत महत्व का काम बिल्कुल है। और नीचे के स्तर पे, आप ग्रामीण स्तर पे अलग अलग समितियां बना के इसका निपटारा मैं जो करके, देख रहा हूं, बहुत सारे वकील महोदय जो हैं वो बेरोजगार टाइप से हैं, और उनके पास बहुत काम होगा गांव गांव में भेजने के लिए लड़कों को। आप इस चीज को ऐसे नहीं बोल सकते कि बेरोजगार टाइप है। अपनी अपनी विशेषताओं के कारण वकील अपना काम करते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से वकील, अदालतों में आप देखेंगे तो वकीलों के पास बहुत काम है। और जिस तरह का माहौल, अभी आपने बैकलॉग के आंकड़े बताए, तो केसेस अगर बड़े पैमाने पे, तो वकीलों के पास भी काम बड़े पैमाने पे होगा। तो इन सभी व्यवस्था के अंदर सरकार का काम है इन व्यवस्थाओं को इंफ्रास्ट्रक्चर देना, इनके पीछे जो कोर्ट की संख्या है उसको बढ़ाना, और ये सब बढ़ने के कारण जुडिशरी सिस्टम बढ़ेगा। और एक बार जुडिशरी सिस्टम सुदृढ़ होगा तो केस का निपटारा फास्ट हो सकेगा। अब ग्रामीण स्तर पे भी जो निपटारे होते हैं वो ऊपर की अदालतों में ना आए, ये भी देखने का काम करना है। वहां पे जिस जजमेंट को दिया गया या वहां पे जो न्याय किया गया वो दोनों पक्षों ने मानना, बिल्कुल, ये भी उसके पीछे का बड़ा काम होता है। लेकिन जो ग्राम न्यायालय का कंसेप्ट है तो वो तो यही है कि जो न्यायिक व्यवस्था है वो नीचे जाए
उसका डिज़ाइन क्या होगा, ये ऊपर के सुप्रीम कोर्ट या जो भी संस्था है या विधि मंत्रालय है वो उसको मिल बैठ करके उसको डिज़ाइन करें। देश की बढ़ती आबादी को बैलेंस करते हुए इन सभी व्यवस्थाओं का अल्टीमेट उद्देश्य होता है कि लोगों को न्याय मिले। और आज के व्यवस्था में लोगों को न्याय मिलने के लिए जो डिले हो रहा है वो डिले को टाला जाए, यही सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से पिछले 7 साल में किया है। न्याय मंत्रालय ने अपना काम किया है, जजेस के अपॉइंटमेंट समय समय पे होते रहे हैं और वो अपॉइंटमेंट के कारण ही न्याय व्यवस्था फास्ट चलती है। एक सवाल जो है केरल में हाई स्पीड रेल को लेकर के है, और ये सेमी हाई स्पीड रेल को लेकर है, उपनगरीय रेल सेवाओं को लेकर हैं, ये भी करीब करीब हाई स्पीड हैं। हम ऐसा कई बार लग रहा है कि देश में अगर रेल की बात करें तो हाई स्पीड युग में जो है रेलवे अगले 20-30 साल के अंदर अंदर न चला जाएगा। इस बात के कुछ मैसेज, इस बात के कुछ संकेत या अनुमान आपको लगते हैं? रेलवे का नेटवर्क अपने तरीके से बड़ा हुआ है। हाँ। आप देखेंगे तो बड़े शहरों में या मीडियम साइज के शहरों में भी अब रेल के नेटवर्क पे जो फास्ट कनेक्ट, इसको रैपिड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, तो मेट्रो भी शामिल है रैपिड उसमें। ट्रांसपोर्ट में मेट्रो का भी समावेश है। बिल्कुल। हमारे यहाँ आप देखेंगे तो सभी बड़े और मध्यम साइज के शहरों में अब ये मेट्रो का निर्माण बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है। सरकार ने इसके पीछे फंडिंग से लगा के टेक्नोलॉजी दोनों के ऊपर ध्यान दिया है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, समय की बचत करने के लिए हाई स्पीड नेटवर्क भी उतना ही जरूरी होता है। बिल्कुल। मोदी जी की सरकार आने के बाद में बुलेट ट्रेन का कंसेप्ट इस देश में आया। बुलेट ट्रेन लाने के लिए काम भी शुरू हुआ, लेकिन उसके साथ साथ जो छोटे शहर के लोग हैं जिनको एक शहर से दूसरे शहर जाना है, वो हाई स्पीड कनेक्टिविटी भी है, इलेक्ट्रिफिकेशन भी है, जिसके ऊपर तारे डालकर आप निर्माण कर सकते हैं। वो इलेक्ट्रिक ट्रेन फास्ट चलती है, बिल्कुल इकोनॉमिकल होती है। और अगर ये सब होता है तो कहीं ना कहीं पर्यावरण से भी हम मीट आउट कर पाएंगे। वहाँ भी जो बिल्कुल डीजल और कोयला इंजन का जहाँ पे कम उपयोग होगा, बिल्कुल। तो आज ग्लोबल वार्मिंग की एक चैलेंज के सामने हम जा रहे हैं, तो उस सभी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो तारों को डालकर बिजलीकरण करना ये बहुत आवश्यक है, और बिजलीकरण करने के बाद ट्रेन की स्पीड बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी, तमाम सवालों पर अपना जवाब देने के लिए। और मुझे भी एजेंडा में इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।